हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कि मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, किस साइंटिस्ट ने ये दी थी, कब दी थी, और इसके साथ साथ हम इसका बेसिक प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि इट इज़ ए गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्या होती है? एक गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है बिकॉज इट द एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज आर हैविंग। मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो एक गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए होती है क्योंकि वो वहाँ इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है वो गामा रेज का होता है। नेक्स्ट पॉइंट में है इन पीरियोडिक टेबल ओनली 18 to 20 न्यूक्लियाइज आर मोजबार एक्टिव। यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर ओनली 18 से 20 न्यूक्लियाई ही ऐसे हैं जो कि मोजबार एक्टिव हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज न्यूक्लियस इज, जो मोस्ट कॉमनली यूज न्यूक्लियस हैं वो कौन कौन से हैं? आयरन 57 हो गया, SN 119 हो गया, निकल 67 हो गया, आयोडीन 129 हो गया। लेकिन मेजरली अगर हम बात करेंगे तो वो आयरन की और SN की बात करेंगे। ठीक है, तो यानी इसके अंदर क्या देखा, गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो गामा रेज का होता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर ओनली 18 to 20 न्यूक्लियस ही होते हैं जो मोजबार एक्टिव होते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज न्यूक्लियस यहाँ पे Fe और SN है। यहाँ पे देखो जो आई वैल्यू होती है, आई वैल्यू ज़ीरो होती है। आई, इनके लिए आई वैल्यू ज़ीरो होती है। बट अगर हम इसको ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट के अंदर अगर हम इन्हें देखें तो इनके लिए जो आई वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। हियर द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू ज़ीरो, बट इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट द वैल्यू ऑफ आई इज़ डिफरेंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आयरन 57 को कंसिडर किया, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर इसके लिए जो आई वैल्यू है वो क्या है? 1/2 है। और एक्साइटेड स्टेट के लिए आई वैल्यू कितनी है? 3/2 है। तो यानी इनकी आई वैल्यू ज़ीरो होती है, बट व्हेन वी सी द आई वैल्यू इन एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट इट विल बी डिफरेंट। दैट इज इन ग्राउंड स्टेट इट इज़ 1/2 एंड इन एक्साइटेड स्टेट द वैल्यू ऑफ आई इज़ 3/2। उसके बाद जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी किसने दी थी? रुडोल्फ मोजबार ने दी थी इन 1957। 1957 के अंदर जो साइंटिस्ट थे रुडोल्फ मोजबार, उन्होंने ये स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब उन्होंने इनके बारे में बताया, उनके नाम के ऊपर ही इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम पड़ा, दैट इज़ मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। 1961 में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके ऊपर। ठीक है, तो मोजबार स्पेक्ट्रा के अंदर क्या करते हैं हम? मोजबार स्पेक्ट्रा के अंदर हम डील्स करते हैं ट्रांजिशन विद इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट स्पिन स्टेट इन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। यानी कि मोजबार स्पेक्ट्रा के अंदर हम क्या करते हैं? मोजबार स्पेक्ट्रा के अंदर हम ट्रांजिशन से डील करते हैं इन एक्साइटेड स्टेट एंड इन ग्राउंड स्टेट ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, तो देखो यहाँ तक हमने इसका मतलब ये पढ़ा कि मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी किसने दी थी। ठीक है, मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में किन रेज का एब्जॉर्प्शन होता है, तो इस यहाँ तक हमने देख लिया। एक बार इसको दोबारा से रिकैप करते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि जो मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ये एक गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है क्योंकि एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे गामा रेज का। पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 से 20 न्यूक्लियाई ही ऐसे हैं जो मोजबार एक्टिव होते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे आयरन और SN है। आई की वैल्यू ज़ीरो होती है, बट व्हेन वी सी इन एक्साइटेड स्टेट और इन ग्राउंड स्टेट द वैल्यू ऑफ आई इज़ डिफरेंट। आई की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे डिफरेंट होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल के अंदर कंसिडर किया, हमने यहाँ पे आयरन को कंसिडर किया। आयरन के लिए ग्राउंड स्टेट में आई वैल्यू 1/2 है और एक्साइटेड स्टेट में आई वैल्यू दैट इज़ 3/2। रुडोल्फ मोजबार ने ये स्पेक्ट्रोस्कोपी दी थी 1957 के अंदर। 1961 में उनको इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। मोजबार के अंदर हम डील करते हैं ट्रांजिशन के साथ इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, उसके बाद अब आता है इसका प्रिंसिपल ऑफ मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका जो प्रिंसिपल है ये ना बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आसान सा प्रिंसिपल है इसका। क्या है कि देखो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ट्रांजिशंस की बात करते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन की बात करेंगे फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। तो देखो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में देखो मैंने आयरन का केस लिया।
आयरन के केस में ग्राउंड स्टेट की जो आई वैल्यू होती है वो 1/2 होती है और जो एक्साइटेड स्टेट की आई वैल्यू है वो 3/2 होगी। तो क्या होगा इसके अंदर, ये मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल बता रही हूँ किसका, मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन उठ के ग्राउंड स्टेट से कहाँ पर गया, एक्साइटेड स्टेट के अंदर गया, ठीक है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर और एक्साइटेड स्टेट के अंदर गया, उसके बाद क्या होगा, वो एक्साइटेड स्टेट से वापस कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा। तो जब वो वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा तो वो क्या करेगा, कुछ अमाउंट में रेडिएशन का लॉस करेगा। अब वो जो रेडिएशन को लॉस कर रहा है वो कौन सी रेडिएशन को लॉस करेगा, गामा रेडिएशन को लॉस करेगा, जिसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर उसकी गामा रे की एनर्जी होनी चाहिए। देखो अभी तक क्या बताया, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन गया एक्साइटेड स्टेट के अंदर, एक्साइटेड स्टेट से जब वापस ग्राउंड के अंदर आएगा तो कुछ अमाउंट में गामा रेडिएशन वहाँ से क्या करेगा, इमिट आउट करेगा। और जो ये रेडिएशन इमिट आउट करेगा इसकी एनर्जी 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होनी चाहिए। लेकिन क्या होगा, ये एनर्जी जो है ना ये 14.4 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर नहीं होगी, या तो उससे कुछ मतलब उससे कुछ कम होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे उससे कुछ कम होगी, तो जैसे ही ये क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट पे आएगा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। तो वो न्यूक्लियाई क्या करेंगे, इस गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, और जो ये गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे ये न्यूक्लियाई, तो ये 14.4 के इक्वल तो है नहीं, तो क्या करेंगे, उससे कुछ कम जो है एनर्जी की रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस केस के अंदर यहाँ पर जो फिनोमिना वर्क करता है दैट इज रिकॉइल एनर्जी। रिकॉइल एनर्जी का फिनोमिना यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके अंदर देखो दोबारा बताती हूँ मैं। सबसे पहले क्या था, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन गया एक्साइटेड में, एक्साइटेड से वापस आएगा ग्राउंड में। जब वो एक्साइटेड से वापस ग्राउंड स्टेट, जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो उसके बीच में वो गामा रेडिएशन को इमिट आउट करेगा, उसकी एनर्जी 14.4 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात हो गई। फिर जो ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या है, कुछ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियाई क्या करेंगे, उस गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, और वो जो गामा रेडिएशन है ना वो एग्जैक्ट 14.4 के बराबर नहीं होगी, वो उससे कुछ कम होगी। तो इस केस के अंदर जो फिनोमिना वर्क करता है दैट इज रिकॉइल एनर्जी, ठीक है। तो वो क्या होगी, रिकॉइल एनर्जी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे फिनोमिना किसका आ गया, रिकॉइल एनर्जी का। तो रिकॉइल एनर्जी का फिनोमिना आने के बाद देखो हम इसको किस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर क्या बताऊँ कि एनर्जी बताऊँ गामा रेडिएशन की, तो वो कितनी होगी, ई गामा इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस ई डी माइनस ई आर। डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई है यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ई गामा क्या है, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस है किस किस के बीच में, एक्साइटेड स्टेट के बीच में और ग्राउंड स्टेट के बीच में। ई डी क्या है, यहाँ पे एनर्जी ऑफ डॉपलर इफेक्ट है, और ई आर क्या है, हमारे यहाँ पे रिकॉइल एनर्जी है। अब जो रिकॉइल एनर्जी है ना इसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो रिकॉइल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास दो तरह के फैक्टर होते हैं, कौन कौन से। पहला फैक्टर होता है बाय इंक्रीजिंग मास, कि या तो हम मास को बढ़ा दें या कोई क्रिस्टलाइन बाउंडेड सॉलिड ले लें, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी रिकॉइल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। सो हियर एज वी नो दैट कि जो रिकॉइल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, ई आर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाई 2m। रिकॉइल एनर्जी इसके बराबर होगी। पी आर क्या है, यहाँ पे पी आर है रिकॉइल मोमेंटम, और एम क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करने से क्या होगा कि जो पी आर है यानी कि जो रिकॉइल मोमेंटम है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी गामा के बराबर हो जाएगा। और पी गामा क्या है, यहाँ पे मोमेंटम है एमिटेड गामा रे का। पी गामा जो है क्या है, वो मोमेंटम है एमिटेड एक्स रे का।
तो हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होती है, तो ई गामा भी क्या होगा, एम सी स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से हम ई गामा बाई सी, इस सी स्क्वायर को हम सी इंटू में सी लिख सकते हैं और एक सी को हम इसके डिवाइड में ले आएंगे, तो ई गामा बाई सी इज इक्वल टू एम सी। ठीक है, और ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, पी गामा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारी जो एनर्जी आएगी वो ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये रिलेशन आ जाएगा। तो ये पूरा था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस विल बी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखो सबसे पहले क्या देखा इसके अंदर कि कोई भी इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ गया, वो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर गया। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर गया, एक्साइटेड से वापस जब ग्राउंड में आया तो गामा रेडिएशन को उसने इमिट आउट किया। अब जो गामा रेडिएशन इमिट आउट करेगा उसकी एनर्जी 14.4 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट होनी चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि है, मैंने बोला कि 14.4 इलेक्ट्रोवोल्ट होनी चाहिए। तो वहाँ उस ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। वो न्यूक्लियाई क्या करेंगे, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे तो उसकी जो एनर्जी होगी ना वो कुछ कम होगी, कम होगी। तो वहाँ पर जो फिनोमिना वर्क करता है दैट इज रिकॉइल एनर्जी। रिकॉइल एनर्जी वो फिनोमिना होगा। फिर हम देखो, फिर हमने इसकी एनर्जी की बात की थी, यहाँ पे ये एनर्जी की बात की हमने, किस तरीके से एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। फिर हम कैसे रिकॉइल इफेक्ट जो है या फिर रिकॉइल इफेक्ट को हम किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। दो मेथड है, या तो हम मास को बढ़ा दें या फिर हम कोई भी क्रिस्टलाइन बाउंडेड सॉलिड का यूज़ कर लें। उसके बाद हमने देखा कि रिकॉइल एनर्जी क्या होती है, क्या हम कैसे उसके ऊपर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का अप्लाई करके हमने जो है ये ओवरऑल रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है कि मोजबार गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ज्योमेट्री ऑफ मेटल इन द मेटल कॉम्प्लेक्स। मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताती है, ज्योमेट्री के बारे में बताती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, कंसिडर अ गैसियस सिस्टम विच कंसिस्ट अ सोर्स। हमने कोई भी एक गैसियस सिस्टम कंसिडर किया जो कि क्या कंसिस्ट करता है, कोई एक सोर्स कंसिस्ट करता है और एक सैंपल विच एब्जॉर्ब द गामा रेडिएशन इन ग्राउंड स्टेट। जो ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या करते हैं, गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। अंडरगो द ट्रांजिशन बिटवीन न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटम, और क्या करते हैं, ट्रांजिशन शो करेंगे। ट्रांजिशन शो करेंगे तो कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट के, एक्साइटेड से वापस जब ग्राउंड में आएंगे तो उस समय जो उनकी एनर्जी होगी ई गामा वो कितनी हो जाएगी, जैसे हमने ऊपर देखा था कि जो चेंज आएगा, डिफरेंस आएगा ग्राउंड में और एक्साइटेड में, वो डॉपलर शिफ्ट और माइनस में रिकॉइल एनर्जी। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके साथ साथ जो है ना हम इसका जो है इसके अंदर एक बार मैं दोबारा से अगर आपको याद करवाऊँ तो मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी इज गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी बिकॉज इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज आर हैविंग। पीरियोडिक टेबल के अंदर ओनली 18 to 20 न्यूक्लियाई ही ऐसे हैं जो कि मोजबार एक्टिव हैं। मेनली अगर मैं बात करूँ तो Fe और Sn जो है वो मेन जो उनका यूज़ होता है इनके अंदर। उसके बाद हमने इसका जो है रुडोल्फ मोजबार ने ये स्पेक्ट्रोस्कोपी दी थी 1961 के अंदर, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके अंदर मेनली हम ट्रांजिशंस की बात करते हैं, फिर प्रिंसिपल की बात की। प्रिंसिपल भी अगर मैं वन वर्ड बोल लूँ इसका प्रिंसिपल, तो इसका प्रिंसिपल है ना वो ट्रांजिशंस के ऊपर बेस है, ट्रांजिशन का बेस है। उसमें हम कीवर्ड्स से अगर हम इसको याद करेंगे ना, जैसे कि अब कीवर्ड्स से कैसे याद करेंगे कि हमने इसमें देखो रिकॉयल इफेक्ट लगा था, फिर हमने उसको मिनिमाइज़ किया था, डॉपलर शिफ्ट भी आ रही थी, जो 14.4 एनर्जी थी गामा रेडिएशन की वो थी, तो वो उसके इक्वल नहीं आई। तो ऐसे मतलब की पॉइंट्स करके अगर हम इसको याद रखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट मोजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल ओनली। सो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।